नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो राजद्रोह या देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अंतरिम फैसला जैसा सुना दिया है और बड़ा सवाल उठता है कि सबसे बड़ी जीत इसमें किसकी हुई है। उन लोगों की जीत हुई है जो राजद्रोह के मामलों में फंसे हुए हैं और जेल में चक्की पीस रहे हैं और जो उन्होंने नहीं किया उसका भी अंजाम वो भुगत रहे हैं, या ये जीत कांग्रेस की, राहुल गांधी की जीत है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कहा था कि वो सत्ता में आए, यानी कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सेडिशन लॉ यानी ये जो राजद्रोह वाला कानून है, देशद्रोह का मामला है, उसकी वो समीक्षा करेगी। और तब बीजेपी ने इसका बड़ा मखौल उड़ाया था। या फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जीत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मूड को भांपते हुए समझ लिया कि अब बेहतर यही होगा कि इस कानून की समीक्षा की बात की जाए और गेंद अपने पाले में रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट को मौका नहीं दिया जाए कि इसको बड़ी बेंच में भेजें और वहां पर इसको राजद्रोह के कानून को पूरी तरह से स्क्रैप होने की भी संभावना बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाता इससे पहले ही केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से समीक्षा की बात कहकर एक कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, ऐसा लगता है, जिसमें कानून खत्म ही नहीं हो, दुरुपयोग के आरोप भी नहीं लगे, या फिर दुरुपयोग के आरोप लगे तो वो लंबे चलते रहें और उसकी आड़ में पॉलिटिकल हित भी सत्ता रहे। क्या कुछ है ऐसा मामला, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जो इस कानून की समीक्षा की बात कर रहा है तो हम इससे सहमत है, केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करे। टाइम लिमिट कोई नहीं दी है, बस इतना कहा है कि जब तक केंद्र सरकार समीक्षा करती है और जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिर बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे, यानी तब तक सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वाकई में केंद्र सरकार समीक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और कहानी किस तरफ आगे किस गति से बढ़ रही है। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपने रुख में बदलाव भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने वाली सुनवाई के दौरान कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो गेंद इस हिसाब से केंद्र के पाले में है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार अपना किसी फैसले पर नहीं पहुंचती या सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंचता, तब तक नया केस राजद्रोह यानी 124A के तहत दर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लंबित मामले हैं उसमें भी यथास्थिति बहाल रखी जाए, यानी उसमें कोर्ट आगे से कोई आदेश नहीं दे। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है कि जो लोग जेल में हैं, जिन्होंने जमानत के लिए अर्जी याचिकाएं लगा रखी हैं, उन पर संबंधित कोर्ट तेजी से विचार करे, तेजी से फैसले सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप जानते हैं आग्रह नहीं होता है, वो दरअसल एक आदेश ही होता है और निचली अदालतें इसको मानने के लिए बाध्य होंगी, एक तरह से हम कह सकते हैं। और 2010 के बाद देश भर में 13,000 लोगों फंसे हैं। ये आर्टिकल 14 नाम की एक संस्था का सर्वे है कि 2010 के बाद से 867 केस सेडिशन लॉ के तहत देश भर में दर्ज किए गए और उसमें 13,000 लोग इसमें नपे गए। और इन 867 में का भी 59% यानी करीब 560 के आसपास, 570 के आसपास केस 2014 के बाद, यानी मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तो उसके बाद से ही वो रखे गए हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेडिशन लॉ का कैसे दुरुपयोग होता है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहस के दौरान टिप्पणी की गई इस तरह की कि जो पुलिस FIR दर्ज करती है और 124A लगाती है, तब वो लिखित में कारण भी बताए कि आखिर वो क्यों लगा रही है। और SP जैसा स्तर का, जो पुलिस अधीक्षक स्तर का जो अधिकारी है, वो इस बात की तस्दीक करे कि ये धारा 124A लगाया जाना क्यों जरूरी है। इससे हाथ पैर कांपेंगे लोगों के। अब तक होता रहा था कि पुलिस में कोई भी FIR में 124A लगा देता था और जब चार्जशीट पेश करने का वक्त आता था तब कोर्ट पहुंचता था कि चार्जशीट पेश करने से पहले क्या आपने राज्य सरकार से अनुमति ले ली है 124A के लिए, तब राज्य सरकार मना कर देती थी। और इस दौरान 50 दिन से लेकर 100 दिन, 150 दिन गुजर जाते थे और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था राजद्रोह के तहत, वो जेल में रहता था, जमानत नहीं हो पाती थी। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, केंद्र में हो या राज्य में सत्ता में हो, उसका मकसद यही रहता था कि बंदे को डरा दो, धमका दो, काबू में ले आओ, झुका दो, घुटनों के बल ले आओ, आगे से ऐसी हिमाकत, ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए, तोड़ दो उसको, उसके मनोबल को तोड़ दो, उसके आत्मविश्वास को तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो, उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट करो।
तो वो उस उद्देश्य में अपने कामयाब भी होती थी, नहीं होती थी, बहुत सारे मामलों में कामयाब भी होती रही होगी, तभी ये सिलसिला चल रहा था। नहीं तो इन 13,000 जो एक्यूज थे 867 केस में से, इसमें से सिर्फ 13 लोगों को सजा हुई है। कन्विक्शन रेट क्या रहा? 0.1% से भी कम है। या इतना तो मुझे नहीं लगता देश भर में किसी अन्य मामले में इतना कम कन्विक्शन रेट रहा होगा या रहा है। और इसमें भी जो मुकदमे 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुकदमे 867 केसेस में से किए गए हैं। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में 127, बिहार में 171, उड़ीसा में 64, तमिलनाडु में 143 143 और कर्नाटक में 54 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर झारखंड में 4,641 लोग, तमिलनाडु में 3,601, बिहार में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,383, हरियाणा में 500 लोग इसके तहत नपे गए। और देखिए 2014 से लेकर 2021 का आंकड़े भी हमारे पास हैं। 2021 में 38 मामले सेडिशन के दर्ज हुए, 265 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इससे पिछले साल 2020 में 112 मामले दर्ज हुए थे, 3,542 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2019 में 1,269 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 122 मामले दर्ज हुए थे। 2018 में भी करीब 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 82 मामले दर्ज हुए थे। तो कुल मिलाकर कहानी अब ये है कि जहां तक जमानत देने की बात है, क्योंकि ये गैर जमानती अपराध हो जाता है और इसमें लंबा समय निकलता है, तो जो ट्रायल कोर्ट ने 303 लोगों को जमानत दी, 410 के मामलों में जमानत रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट में मामला गया तो 584 लोगों को जमानत हाई कोर्ट ने दे दी और सिर्फ 83 लोगों की जमानत की जो एप्लीकेशन है उसे रद्द किया। तो आप समझ सकते हैं कि कहानी कहां से कहां जा रही है। और मुकदमे भी ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें शर्म सी आती है कि क्या ऐसे मामले में भी देशद्रोह का मुकदमा दायर हो सकता है। अब देखिए आप नवनीत राणा का मामला लीजिए। मातुश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना था और कह दिया कि साहब देशद्रोह का मुकदमा लड़ता है। असम पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया और देशद्रोह का मुकदमा ठोक कर जेल में बंद कर दिया, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर एक आर्टिकल लिख दिया था, उस आर्टिकल में उल्लेख कर दिया था जिसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा था, वो वकील थे और वो जेल में बंद। तो ये क्या मतलब हुआ? इसी तरह यूपी चुनाव के दौरान मैं नाम भी आपको बता देता हूं, डॉक्टर नीरज चौधरी, इनको बुक किया गया। आरोप लगा कि इनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इनका कहना था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं, जबकि अकीब भाई जिंदाबाद का नारा लग रहा था। छत्तीसगढ़ की में बड़ा दिलचस्प हुआ। मई 2021 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक एमएलए हैं शैलेश पांडे। तो शैलेश पांडे का बिलासपुर जिले से एमएलए हैं। तो वहां का जो कलेक्टर थे उन्होंने एक फंक्शन आयोजित किया और इस फंक्शन में शैलेश पांडे को बुलाया नहीं गया। तो शैलेश पांडे को यह अपमान महसूस हुआ, तो उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील कर दी, लिखित में शिकायत कर दी कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। अब ये कैसे देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है? असम की बात मैंने आपको की। दिसंबर 2020 में दिल्ली स्टेशन से एक गाड़ी जा रही थी, सवारी गाड़ी। एक आदमी ने फोन करके कहा कि गाड़ी में बम है। गाड़ी की तलाशी ली गई, वो आदमी पकड़ा गया बाद में और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये सारे तमाम ऐसे मामले हैं जिनके तहत अगर पुलिस चाहती तो दूसरी किसी धारा के तहत, सीआरपीसी की धारा, आईपीसी के धारा के तहत मामला दर्ज कर सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन मकसद तो वो नहीं है ना। मकसद तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना है, 124A लगाना है, डराना है, धमकाना है, काबू में लाना है। सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि मेघालय और छत्तीसगढ़ में शायद 2 पत्रकार अभी तक जेल में बंद हैं। यूपी के अंदर भी एक पत्रकार हैं, वो दक्षिण भारत के एक अखबार के, वो भी जेल में बंद हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामले चल रहे हैं। तो अब जीत किसकी हुई? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए राहुल गांधी की जीत है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देशद्रोह के कानून की, राजद्रोह के कानून की समीक्षा की जाएगी। उस समय बीजेपी ने मजाक उड़ाया था। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे जेएनयू में लगाने वालों के साथ है। और अब यही बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि वो देशद्रोह के कानून की समीक्षा करना चाहते हैं। 1962 में भी ये इसकी देशद्रोह के कानून
की वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले में, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता को स्वीकार किया था और हालांकि कहा था कि देशद्रोह का मुकदमा हर किसी पर नहीं लग सकता, सिर्फ भाषण देने से नहीं लग सकता, ट्वीट करने से, उस समय तो ट्वीट क्या सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इस तरह की चीज़ें करने से नहीं लग सकता जब तक कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता नहीं है, बिगड़ने की आशंका नहीं होती, भड़काऊ भाषण से भीड़ को उकसाया हिंसा के लिए जाता है और भीड़ वाकई में हिंसा पर उतर आती है, तब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता 124A के तहत। अब थोड़ा संशोधन इसमें और किया जाने की जो टिप्पणियों के जरिए बात आई है कि एसपी स्तर का अधिकारी तय करेगा कि एफआईआर में 124A लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। केंद्र सरकार और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएगी। अब केंद्र सरकार जब समीक्षा करेगी तो उस पर होगा क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या 1,500 कानून केंद्र सरकार ने खारिज किए हैं, खत्म किए हैं, जैसा कि उन्होंने अपने एफिडेविट में खुद बताया, तो उस ऐसे कानूनों की संख्या में, श्रेणी में क्या देशद्रोह का कानून भी आ जाएगा? सिंगापुर ने भी हाल में खत्म किया है, ब्रिटेन ने खत्म किया है, जिस ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ भारत में ये कानून लगाया था। एक चीज ये कि क्या केंद्र सरकार इस कानून को खत्म कर देगी या केंद्र सरकार अपने हाथ में सब कुछ ले लेगी कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार की अनुमति के खिलाफ किसी के बिना किसी के खिलाफ ये कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर जैसा एसपी स्तर को भी बढ़ाकर क्या डीआईजी स्तर पर किया जा सकता है, या एक फिर कहा जा सकता है कि समीक्षा राज्य सरकार करेगी फिर कि मुकदमा किसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई 124 के तहत तो क्यों की गई, क्यों किया जाना वाजिब था या नहीं था, इसको लेकर क्या समीक्षा भी होगी। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसको देशद्रोह का कानून बड़ा पसंद आता है, और वही पार्टी जब विपक्ष में आ जाती है तो उसको देशद्रोह के कानून से घृणा होने लगती है और उसको वो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का कानून के रूप में उसको वो याद करने लगते हैं। ये एक बड़ी त्रासदी है। अब देखना है कि इन सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अपनी समीक्षा में कहानी, स्थितियों को लेकर कहां तक जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर किस ढंग से रिएक्ट करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।